Assalamu alaikum. So today this is our second lecture after introduction. Today we will discuss about the demand and supply in economics, that what is demand and what is supply. And then we will discuss the law of demand and law of supply. And then we will move towards the graphs of demand and supply, and then the market equilibrium, that when the excess demand occurs and when excess supply occurs, and then how they can achieve the equilibrium again. So let's start that from our first topic, that what is demand. अच्छा, डिमांड जो है वो इकोनॉमिक्स में जब हम देखते हैं तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मकसद ये है कि कोई भी चीज़, असल में हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि जिस चीज़ को भी हम अगर नॉर्मल वे में सोचें कि जिस चीज़ को भी हम चाहें वो डिमांड है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में और अगर जब आप डिमांड की असल डेफिनेशन देखते हैं तो ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। अब दो चीज़ें कौन सी? दो चीज़ों में एक चीज़ कि आपको पास एक तो आपकी ख्वाहिश हो ख़रीदने की, जैसे कि जो आप लोग सोचते हैं कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं लैम्बोर्गिनी ले लूँ या मैं फरारी ले लूँ या मेरे पास एक बहुत ही बड़ा घर हो, तो हमारे लिहाज से ये होगा कि ये हमारी डिमांड है। लेकिन दिस इज़ नॉट आवर डिमांड एक्चुअली। अगर इन रियल दिस इज़ नॉट आवर डिमांड। कैसे? डिमांड के लिए एक और चीज़ का होना भी ज़रूरी है। वो क्या? विलिंगनेस टू पे, या कह लेंगे एबिलिटी टू पे। ठीक है, यानी आपके पास पैसे होना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ आपके पास उस ख्वाहिश का होना भी ज़रूरी है। कि जैसे कि ये तो हो सकता है कि मैं कहूँ कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपए हैं, तो अगर कोई मुझे कहे कि आप आईफोन ले लो, बट आईफोन मुझे अगर चाहिए ही नहीं, मेरी ख्वाहिश ही नहीं है आईफोन लेने की, तो ये डिमांड क्रिएट नहीं होगी, भले ही मेरे पास पैसे हों उतने। और इसी तरीके से ये भी पॉसिबल है कि मुझे लैम्बोर्गिनी या फरारी चाहिए, लेकिन मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, विलिंगनेस टू पे ही नहीं है, और पैसे है ही नहीं, एबिलिटी टू परचेज ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि मैं वो लैम्बोर्गिनी नहीं ले पाता, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। जब डिमांड, तो फिर ये डिमांड इस तरीके से क्रिएट नहीं होगी। डिमांड को क्रिएट होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पैसे भी हों और आपके पास उसको ख़रीदने की, आपके अंदर उसको ख़रीदने की ख्वाहिश भी हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके लिए आप पैसे देने के लिए तैयार हों और आपको उसकी ख्वाहिश भी हो, चाहे वो कोई गुड हो या वो सर्विसेज हो, वो कहलाती है आपकी डिमांड। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम आते हैं सप्लाई पे। व्हाट इज सप्लाई? Supply is the willingness and ability of producer to create goods and services to take them to the market. अच्छा, अब देखें सप्लाई में क्या है। क्योंकि डिमांड जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है और सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। तो प्रोड्यूसर के लिए भी दो चीज़ें आती है। एक चीज़ तो ये कि वो बनाने की, एक तो वो आगे सप्लाई करने की ख्वाहिश रखता हो। ठीक है, मतलब अगर एक बंदा है जो कि आगे ये ख्वाहिश ज़रूर रखता है कि यार लेट सपोज कि अगर मुझे कोई मेरा बायर मिल जाए तो मैं ये चीज़ें बेचना या ये चीज़ बनाकर बेचना शुरू कर दूँ, तो अगर तो उसकी ये डिज़ायर है तो एक एक स्टेप उसका कंप्लीट हो गया सप्लाई के लिए। दूसरा ये कि जितने पैसे उसको मिल रहे हैं उसके बदले में, वो पैसे लेने के लिए तैयार हो, तो फिर जो है वो सप्लाई क्रिएट होगी। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, सप्लाई इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। विलिंगनेस क्या है? एक तो ख्वाहिश, और फिर एबिलिटी भी, कि उसके अंदर वो एबिलिटी भी हो, या कहते हैं कि वो इस काबिल हो कि वो प्रोड्यूस कर सके। यानी एक तो ख्वाहिश और एक काबिलियत। और काबिलियत ये और काबिल होना जो है ये उस तरीके से आएगा कि आप ये समझ लें कि जैसे कि लाजमी सी बात है कि अगर कोई भी बंदा कभी भी कोई चीज़ अगर मतलब अगर उसको इतने पैसे मिल रहे होंगे तो ही वो जो है उसकी ख़रीदारी की तरफ जाएगा, सॉरी बेचने की तरफ अपनी चीज़ को जाएगा, अगर उसको उतने पैसे मिल रहे होंगे। और एबिलिटी जो है वो, इसका मकसद यहाँ पर यही है कि अगर उसको इतने पैसे मिल रहे होंगे अपनी चीज़ के एवज़ कि वो उसको बना सके और उसको लगे कि ये प्रॉफिटेबल है, तो वो बनाएगा। तो इस तरीके से सप्लाई क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। Supply is positive related to price, given that higher prices there is an incentive to supply more, as higher prices may generate
इंक्रीज्ड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। बिल्कुल, अगर पहला यूनिट अगर आप देखें और वो आपको 2 रुपये में मिल रहा हो, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि मैं आपको 6 रुपये दूंगा 2 के बजाय, तो लाजमी सी बात है आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, आप चाहेंगे और ज़्यादा प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई। अच्छा देखें, दो चीज़ों में फ़र्क है, डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में, सप्लाई में और क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई पूरी की पूरी होती है, यानी सप्लाई को आप इस तरीके से कह लें कि वो प्राइस पे एक होती है डिमांड। अब डिमांड जो है वो आपकी किस तरीके से चलती है, डिमांड का जो मेन वो है कॉन्सेप्ट, वो इस तरीके का है कि अगर आप किसी को भी मतलब कहते हैं कि प्राइजेस जो है वो कोई भी चेंज हो जाए, हम जैसे कहते हैं कि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है बनिस्बत क्वांटिटी डिमांडेड के। ये जब हम अभी ग्राफ में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्वांटिटी डिमांडेड बेस करती है प्राइस के ऊपर, अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, तो वो जो डिमांड कम होती है वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी हम उस वक्त डिमांड कर रहे होते हैं वो कम हो जाती है, ओवरऑल डिमांड कम नहीं होती। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का जो फ़र्क है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे इसी के अंदर। तो ये बात हमने देख ली, अब हम आते हैं इनके लॉ पर कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट सिटरस पैरेबस। अच्छा, सिटरस पैरेबस का मतलब ये होता है कि इसको लिख भी लें तो कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, जो भी बाकी फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी वो चेंज नहीं होते अगर, तो फिर ये लॉ अप्लाई करता है कि जब भी कभी प्राइस इंक्रीज होंगे किसी भी गुड के या सर्विसेज के, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है वो डिमांड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ। इसकी वजह ही ये है कि क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे होंगे पहले किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, अगर उसके प्राइस बढ़ गए तो हम क्वांटिटी डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, डिमांड एक जो है क्वांटिटी डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो जो क्वांटिटी डिमांड हो रही होती है, उसको जब हम आपस में पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो एक पूरा जो एक ग्राफ बनता है या जो एक कर्व बनता है, जिसको हम कर्व कहते हैं। बेसिकली कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन भी नज़र आएगा, तो स्ट्रेट लाइन को भी आपको बता दूं कि स्ट्रेट लाइन भी जो है वो भी एक कर्व ही है, उसका नाम कर्व ही कहलाता है। तो डिमांड कर्व उस वक्त बनता है जब हम डिफरेंट पॉइंट्स को अब आपस में मिलाते हैं कि डिफरेंट प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी डिमांड करी गई है। जब उन सबको मिला लेते हैं तो वो आपका डिमांड का शेड्यूल बन जाता है और वो डिमांड कहलाती है पूरी, कि ये डिमांड कर्व है और ये डिमांड है। तो फिर डिमांड चेंज होने का मकसद ये होता है कि कर्व अपनी जगह से तब्दील हो जाएगा। तो डिमांड अगर कभी चेंज होती है तो वो कर्व चेंज होता है, और अगर प्राइस की वजह से ऊपर नीचे क्वांटिटी होती है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, ना कि डिमांड, क्योंकि डिमांड एक पूरा कर्व है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा प्राइस बढ़ेंगे तो कम हो जाएगी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये अभी हम देखते हैं। खैर बहरहाल इनका कहना ये है कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होंगे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये कि इसका अपोजिट, यानी जब प्राइस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, बिल्कुल इनवर्स है ना, देखें एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है आपको नेगेटिवली स्लोप नजर आएगा। नेगेटिवली स्लोप, स्लोप का मकसद क्या हुआ, ढलान। ठीक है, और नेगेटिवली मतलब नेगेटिव, नीचे की तरफ। पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिव का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ ढलान के शेप के अंदर वो आपको नजर आएगा। दिस लॉ ऑफ डिमांड कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, ये भी बड़ा कोई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। असल में लॉ ऑफ डिमांड में जितना भी कराऊंगा तो वो आपका इनिशियल होगा। हम इसको और डीपली जब समझेंगे तो हमें और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताने लगा हूँ, ये कॉन्सेप्ट वाकई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये आपको असल में बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। मतलब आप क्यों जो है वो ज़्यादा प्राइस बढ़ते जाएंगे तो आप क्वांटिटी डिमांडेड अपनी कम क्यों करते रहोगे, क्यों आप क्वांटिटी कम डिमांड करोगे। अब ये देखिए ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहाँ से आया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
अच्छा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले समझ लेते हैं ताकि उसके बाद हम आगे बढ़ें। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आप लेट सपोज, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आप गर्मी से आए और आपको बहुत प्यास लग रही है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक गिलास पानी की तरफ भागिए। अच्छा, आपने वो गिलास पानी का पिया, आपको अंदर जो बेचैनी होगी ना वो हटेगी और आपको थोड़ा इत्मीनान आएगा, आप में सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये कहलाएगी आपको पहले गिलास पीने की यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आपको पहले ही गिलास जो आपने पिया उसके ऊपर यूटिलिटी आपकी ज़्यादा होगी, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका ज़्यादा होगा, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप गर्मी से आके हम ठंडे गिलास का पानी पिया, आपको सुकून मिला। अच्छा, फिर आपको अगर और प्यास लग रही होगी, आप एक और गिलास लेंगे। हो सकता है कि उसके ऊपर आपको पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा लगा हो, लेकिन अमूमन ये होगा कि आपको पहले वाले में जो इत्मीनान मिला होगा दूसरे वाले में नहीं मिला होगा, वो आपको सिर्फ और थोड़ी प्यास जो बच गई होगी उसको बुझाने के लिए काम आया होगा। हो सकता है आप तीसरा पी लें। पर क्या आप ये समझ सकते हैं कि भले ही आप गर्मी से आए हैं और आपने पानी पीना है, तो ठंडा पानी आप क्या 10 गिलास पी लेंगे? आपकी यूटिलिटी वैसी ही रहेगी, आप पीते ही चले जाएंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुद अपने ऊपर रख के सोचें। तो आप ये कहेंगे नहीं भाई, मैं 2 से 3 मैक्स गिलास पीऊँगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी ख़त्म, और मैं नहीं पीऊँगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मकसद है। मार्जिनल का मतलब ये कि हर एडिशनल यूनिट के ऊपर जो आपको यूटिलिटी मिल रही है। तो पहला गिलास पिया, बहुत अच्छी यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन मिली। दूसरा पिया, थोड़ी कम यूटिलिटी मिली पर मिली। तीसरा पिया, उससे कम मिली। 3 के बाद मैं समझता हूँ कहते हैं कि बंदा कहेगा कि बस अब मैं और नहीं पीऊँगा। तो चौथा होगा तो फिर उसको उकताहट सी होने लग जाएगी कि यार बस मैंने बहुत पी लिया, नहीं तो अब मुझे वॉमिट हो जाएगा। या अब ये समझ लें, कहते हैं कि नहीं अब मैं मज़ीद नहीं पी सकता। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि देखिए, डिमिनिशिंग का मकसद क्या है? कंटिन्यूसली आपके एक एडिशनल यूनिट को पानी पीने से, एक एडिशनल गिलास पानी पीने से आपकी यूटिलिटी कम से कम हो रही है, मार्जिनल। हर एडिशनल यूनिट के ऊपर लेट सपोज जैसे कहूँगा पहली यूटिलिटी होगा, मैं नंबर्स में कहूँ तो 10 मिली यूटिलिटी, दूसरे पे 8 मिली, तो देखें मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? 8। फिर तीसरे के ऊपर 6 मिली, तो 6 कम होती जा रही है ना। इस तरीके से एक टाइम ये भी आएगा कि ज़ीरो हो जाएगी, यानी ये वो पॉइंट होगा कि जब आप कहेंगे अब मैं और पीऊँगा तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप और पिएंगे तो उल्टा आपको तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। तो इसका मतलब क्या है कि उल्टा यूटिलिटी के बजाय डिसयूटिलिटी है, डिससेटिस्फेक्शन मिल गई आपको उसी पानी से जो आपको किसी वक्त सेटिस्फेक्शन दे रहा था। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मकसद है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से इसको बताया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज बाइंग मोर एंड मोर ऑफ अ गुड you will give less utility and then you are willing to pay lower and lower price for every successive unit. अच्छा, बिल्कुल। देखिए, this means more good you want to pay less price, we can prove this law of demand. अच्छा, तो देखिए इसके अंदर हम ये जो बात है ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बारी, कि जैसे जैसे आप बाय ज़्यादा से ज़्यादा करते रहोगे आपकी यूटिलिटी आपकी कम हो जाएगी और आप फिर उसके साथ साथ लोअर से लोअर प्राइस देने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल देखिए, इसी तरीके से बात है, क्या कहते हैं कि जब आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही होगी, मतलब आपके पास कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा, आपको जैसे पहला गिलास या पहली वाटर बॉटल अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रही और आप बिल्कुल ऐसे होने वाले हैं कि आपको लग रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगे, तो अगर आपको कोई 50 रुपये की भी दे रहा होगा 30 वाली बॉटल, तो आप फ़ौरन ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है कि आपकी यूटिलिटी आपको इस बात पर मजबूर कर रही है कि आप ले लें। लेकिन अगर आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगी होगी, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको अगर 30 वाली चीज़ 20 में भी दे रहा हो और आपको प्यास लगी ही ना हो, आप घर में बैठे हैं, आपके तो आके कोई कहे तो यार ये 20 रुपये की पानी की बॉटल ले लो, तो आप क्या लेंगे? आप कहेंगे भाई मेरे पास घर में इतना ठंडा पानी है, मुझे चाहिए नहीं और मुझे पीनी नहीं है बिल्कुल, ऐसी तो मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ, तो आप नहीं लेंगे। तो ये जो एक लॉ है ना, ये इस तरीके से ही प्रूव हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी से, कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा गुड की बात अगर करी जाए, या आप इसको यूँ ले लें, कहते हैं कि जितने ज़्यादा वो किसी भी चीज़ को परचेज़ करेगा, लाज़मी सी बात है उसकी यूटिलिटी पहले वाली गुड की, पहले वाली चीज़ से कम होती जाएगी। यानी जो पहला यूनिट उसने लिया होगा उसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। ये पानी की बात ही ले लेते हैं कि पहली बॉटल जो ली थी या पहला गिलास जो लिया था, अगर वो 10 रुपये मिल रहा होगा तो ठीक है, तो फिर दूसरा गिलास जब वो लेगा तो उससे थोड़े कम पैसे देगा। तो क्या आप समझते हैं कि 5वां गिलास भी अगर कोई बेच रहा हो और जबकि उसको पता हो कि 5वां गिलास अगर वो पिएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो क्या वो फिर भी वो 10 रुपये का लेगा? वो नहीं लेगा। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट हो गया कि ये 5 की तबीयत बिगड़ने वाला है, कि इसके अंदर तो फिर ये होगा कि वो लेगा ही नहीं, ज़ीरो प्राइस के ऊपर भी उसकी डिमांड बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन
क्या होगा कि अगर जो है आपको इसी तरीके से अगर आप देखें, लेकिन अगर आप 5 गिलास ना लें, आप समझ लें कहते हैं कि 3 कर लें लेट सपोज, तो तीसरे वाला गिलास भी आपको ये होगा कि यार हाँ मैं ले लेता हूँ, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो रहा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप उसकी प्राइस कम ही लगाएंगे। तो आपको वो पहले गिलास के तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन जब वो नहीं देगा तो आप पहले गिलास की तरह आप उससे फ़ौरन हाँ भी नहीं करेंगे लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का भी एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो हम डिमांड के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा है वो ये है कि आपके पास ना जो डिमांड और जो क्वांटिटी डिमांडेड वाला मामला है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपके पास जब ज़्यादा आपको चीज़ें मिल रही होती हैं तो आप चाहते हो कि आप कम से कम प्राइस दो। वही बात होती है कि आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करोगे आप उतना ही कम प्राइस देना चाहोगे, क्योंकि आपकी यूटिलिटी भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसका एक जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि कहते हैं कि डिमांड जब भी प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड कम होती है। इसकी एक और वजह ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट इसके अंदर आया है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मकसद ये है कि जब भी आप कोई चीज़, अगर आपके पास कोई प्राइस महंगे हो जाते हैं तो ये याद रखें, जैसे कि इसमें नीचे एग्जांपल दी है एप्पल की। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास फ्रूट के हिसाब से और भी बहुत सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो अगर एप्पल महंगा हो जाता है तो हम सोचेंगे, कहते हैं कि चलो बनाना ले लेते हैं या ऑरेंज ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जब एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी और जबकि दूसरे की प्राइस वही रहेगी तो हम स्विच कर जाएंगे वक्ती तौर के ऊपर उस जगह चीज़ के ऊपर जो कि हमें सस्ती मिल रही है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो अब वो बंदा जो कि पहले समझ रहा था कि उसके लिए ये एप्पल लेना ठीक है, अब जब प्राइस बढ़ गई तो उसको लगा कि जितनी यूटिलिटी उसको इससे मिल रही है उतने जो उसको पैसे देने पड़ रहे हैं वो उससे ज़्यादा हैं जितनी की उसको यूटिलिटी मिल रही है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से हटेगा और बल्कि उस गुड के ऊपर चला जाएगा जो कि उसी प्राइस के ऊपर मिल रहा है। और उसको ये होगा कि कहते हैं कि अगर मैं एप्पल एक खाता तो इसी तरीके से मैं अगर बनाना ले लूँ एक, तो ही मेरे लिए यूटिलिटी मेरी सेम रहेगी और मुझे सेटिस्फेक्शन वैसी ही मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं फिर बनाना की तरफ स्विच कर जाऊँगा और वही पैसे दे के अपनी यूटिलिटी के साथ जो मैच कर रहे होंगे मैं वो खरीद लूँगा। ठीक है, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि इंसान सब्स्टिट्यूट गुड के ऊपर चले जाते हैं जिस वजह से प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है उस पर्टिकुलर गुड की, क्योंकि इंसान दूसरे गुड की तरफ चले जाते हैं। फिर दूसरा इफेक्ट आता है इनकम इफेक्ट। अच्छा, इनकम इफेक्ट क्या करता है? इनकम इफेक्ट का मकसद ये है कि देखें आपके पास एक लिमिटेड इनकम होती है। अब उस लिमिटेड इनकम के हिसाब से जब आप देखें अपने आप को, तो लिमिटेड इनकम के अंदर अगर आपको 100 रुपये, आप 50 रुपये लगाते हैं कपड़े ख़रीदने में और 50 रुपये लगाते हैं खाने में। अब अचानक अगर आपको कह दिया जाए कि जो आप 10 किलो अगर कोई खाने की चीज़ें लेते थे, 10 किलो अगर आप कोई खाने की चीज़ें लेते थे तो अब वो आपको 50 के बजाय 60 में पड़ रही है। तो लाजमी सी बात है कि आपके पास एक लिमिटेड इनकम है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर उसको डिवाइड करेंगे वापस से और अपनी क्वांटिटी को कम कर देंगे। और इस वजह से क्या होता है कि इनकम इफेक्ट ये कराते हैं, कहते हैं कि इनकम जब आपकी वही रहती है तो रियल टर्म्स में जब आप देखेंगे अपनी इनकम को उस गुड के हवाले से, जैसे कि जो गुड महंगा हुआ है तो आपकी रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास जो है वो आपकी जो इनकम है वो अब इतनी एफिशिएंट नहीं रही कि वो वही पिछले वाले कॉम्बिनेशन 10 किलो आटा लेट सपोज कर लें 50 रुपये का, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और 50 रुपये की कोई शर्ट ले रही थी आप हर महीने, तो अब आपकी इनकम उतनी नहीं रही। क्यों? रही तो 100 है, बट रियल टर्म में जब देखेंगे, रियल टर्म का मकसद होता है कि इनकम को आप उसकी प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या होगा, लाजमी सी बात है कि प्राइस जो है वो 60 हो गई है 50 से 10 किलो आटे की, तो अब आपकी इनकम में वो ताकत नहीं रही रियल टर्म्स के अंदर कि वो 10 किलो आटा खरीद सके। क्यों? क्योंकि अगर वो एक टी शर्ट भी खरीदती है जो कि 50 रुपये की है तो 10 किलो आटा वो फिर नहीं खरीद सकती। तो इस तरीके से क्या होगा कि उनको अपने आटे की क्वान्टिटी कम करनी पड़ जाएगी, और अगर वो नॉर्मल गुड है तो इस तरीके से क्या होगा कि प्राइस के बढ़ने से क्वान्टिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल ये दी है कि देखें कि लेट सपोज कि अगर आपके पास ये एक समझ लें, ये तो मार्केट डिमांड हो गई है जो मैंने एग्जांपल दी है इसके नीचे, कि प्राइस थे 100 पर केजी और क्वांटिटी डिमांडेड थी 5 केजी, लोग 5 केजी खरीद रहे थे। अब देखें एक और बंदा है जो कि ये देखेगा कि कहते हैं कि 100 रुपये है, नहीं भाई ये प्राइस बहुत महंगे हैं, मेरी यूटिलिटी जो है वो इससे मैच नहीं कर रही, इससे बेहतर है मैं कुछ और ले।
और वो यही करता रहेगा। लेकिन जब प्राइस जो है वो नीचे आएंगे और प्राइस आ जाएंगे 50 पर केजी, तो अब वो ये समझेगा कि हाँ, अब जो उसको यूटिलिटी मिल रही थी उसके लिए इतने पैसे देना उस यूटिलिटी को हासिल करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री हैं। और ये प्राइस जब उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री होंगे तो वो क्या करेगा, वो फिर एप्पल खरीदने आ जाएगा, और लेट्स सपोज तो 5 किलो वो भी एप्पल खरीद लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्राइस कम हुए, उसको यूटिलिटी मैच होती हुई नजर आई और वो यहाँ। ये कॉमन फिनोमिना है और मैं समझता हूँ, कहते हैं कि हम इसी तरीके से देखते हैं। हम यूटिलिटी को खैर गिनते नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप कहीं सुपर मार्केट में जाते हैं और कोई आपको कहता है जी 150 रुपये की दाल है, तो आप कहते हैं अरे भाई इतनी महंगी हो गई, नहीं कोई बेकार है, इससे क्या फ़ायदा, इससे बेहतर है गोश्त ही ले लो। ठीक है, ऐसे मुंह से अमूमन निकल जाते हैं। इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि हम यूटिलिटी अपने जहन में रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या बेहतर है। लेकिन अगर दाल 50 की हो गई और गोश्त 150 का ही रहा लेट्स सपोज, तो आप ये कहेंगे कि हाँ अब ले लो, दाल कम से कम सस्ती तो है, चलो दाल भी खा लेंगे, गोश्त तो खैर बहुत महंगा है। तो इस ये वाली जो सिनेरियो है वही हमारा जो है वो डिमांड जो है वो प्राइस के बढ़ने की वजह से या प्राइस के कम होने की वजह से हमारी डिमांड को बढ़ाता है, और प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड को, क्वांटिटी डिमांडेड को कम करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई क्या कहते हैं, ceteris paribus वही बात, whenever a price increases quantity supplied increases and vice versa। अच्छा, इनका कहना ये है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी और वाइस वर्सा। अच्छा देखिए, सप्लायर क्या करते हैं, उनका मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और जब वो ये देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो वो सप्लाई करना शुरू कर देते हैं गुड्स की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। लाजमी सी बात है कि जब प्राइस बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब है कि अब वो अपनी उसको क्वांटिटी को जो है वो ज़्यादा पैसे में सेल कर सकते हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो सिंपल एग्जांपल वी हैव दैट इफ अ पर्सन इज सेलिंग मोबाइल फोन एंड लैपटॉप एंड इफ पीपल स्टार्ट टू पे मोर प्राइस फॉर लैपटॉप। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है कि एक बंदा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बेच रहा है, लेकिन अगर जब वो देखता है कि लोग जो है वो लैपटॉप की ज़्यादा प्राइस देने के ऊपर तैयार हैं मोबाइल फ़ोन के बजाय, तो वो क्या करेगा, वो लाजमी सी बात है मोबाइल फ़ोन की अपनी प्रोडक्शन को कम करके लैपटॉप्स को सेल करना ज़्यादा शुरू करेगा, इन्वेस्ट करेगा या प्रोड्यूस करेगा किसी तरीके से भी, और लैपटॉप्स लेकर आएगा अपनी दुकान में और वो बेचेगा। और क्या करेगा, इस तरीके से क्या होगा कि लैपटॉप्स की वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देगा बनस्बत मोबाइल फ़ोन के, क्योंकि उसको लगेगा कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कि इसके लिए लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो बेचेगा और ज़्यादा प्राइस के ऊपर और प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से अब हम चलते हैं इनकी डायग्राम्स की तरफ, इनकी फिगर्स की तरफ, ग्राफ्स की तरफ, डिमांड के और सप्लाई के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले डिमांड की कर्व देखते हैं। देखिए, ये एक सिंपल डिमांड कर्व है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कहलाता है। स्ट्रेट लाइन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए नेगेटिवली स्लोप का मकसद आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है कर्व। ठीक है, एक साइड पे इसके क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स है, ठीक है, और एक तरफ इसके प्राइस है। हमेशा ये हम अगर जब आगे पढ़ेंगे तो ये कहलाता है इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन का मकसद क्या है कि प्राइस होता है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, और क्वांटिटी जो है वो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। ये एक फंक्शन होता है, जब मैथमेटिकली हम अगर देखेंगे उसको तो हम फिर मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा। अभी मैं ज़रा कॉन्सेप्ट बता दूं, ताकि क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो यही करते हैं कि न्यूमेरिकली ज़्यादा इसको करते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स और प्राइस। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि जैसे कि जब 100 प्राइस थे तो 5, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल देखी, तो हम 5 यूनिट जो है वो बंदा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। जैसे ही प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ जाएगी। यही वजह है कि देखें कि प्राइसेस कम हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, या डिमांड अगर कम की तरफ जाए तो प्राइस बढ़े। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है जिसकी वजह से नेगेटिवली स्लोप है। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स है, 100 और 5 के ऊपर एक पॉइंट बना लें, 50 और 10 के ऊपर एक पॉइंट बना लें, ये सारे पॉइंट्स ऊपर से लेकर नीचे तक के जब मिलते हैं तो वो कहलाती है डिमांड ऑफ एप्पल। ठीक है, क्योंकि एप्पल्स की हम बात कर रहे हैं तो डिमांड ऑफ एप्पल्स पर कहलाती है। तो ये क्या है, पूरा जो ये लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, नेगेटिवली स्लोप जो कर्व है, ये डिमांड है एप्पल्स की डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, और ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई भी क्वांटिटी हो तो वो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स कहलाती है, ना कि डिमांड कहलाती है। ठीक, इसी तरीके से सप्लाई पे जाते हैं। सप्लाई भी देखें बिल्कुल ऐसा है, इसका अपोजिट है, पॉजिटिव स्लोपिंग है, क्योंकि दोनों चीज़ें पॉजिटिवली रिलेटेड है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी भी बढ़ेगी।
50 थे तो प्राइस क्वांटिटी 5 थी, क्वांटिटी सप्लाइड 100 थे तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 हो गई, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, वो ऊपर से ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, ये लैपटॉप की बात जो एग्जाम्पल हमने बताई थी उसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी वही है कि सप्लाई है, इसका पूरा कर्व कहलाएगा जब हम पॉइंट जोड़ देंगे, और जो इसके एक एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है उसके ऊपर जो भी वो है आपका सप्लाई, वो क्वांटिटी सप्लाइड कहलाएगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, अब हम आते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के। अच्छा देखिए, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अब देखिए जब बात आती है ना कि ये तो हमने डिमांड और सप्लाई देख लिया था, लेकिन जैसे कि हमने फ्री मार्केट में पढ़ा था, फ्री मार्केट इकोनॉमी में, कि मार्केट के अंदर खुद ब खुद इनविजिबल हैंड के थ्रू मार्केट फोर्सेस खुद अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस डिटरमाइन कर लेती है। वो किस तरीके से करती है, वो ऐसे करती है, क्या होता है कि निगोशिएशन स्टार्ट होती है। अब जैसे कि हम देखेंगे, लेट्स सपोज हम देखते हैं P1 प्राइस को, P1 प्राइस के ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि जो सप्लाई को ये प्राइस जहाँ कट कर रहा है वो है C पॉइंट, ठीक है, और P1 वाला प्राइस ही जहाँ डिमांड को कट कर रहा है, डिमांड कर को, वो है D पॉइंट। अच्छा, अब देखें होता क्या है यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो P1 प्राइस है इसके ऊपर जो सप्लाई है वो कहाँ पर है, Q1 पे, ठीक है, सप्लाई यानी Q1 वाली क्वांटिटी के ऊपर। अगर आपके P1 प्राइस होंगे तो सप्लायर ये कहेगा कि मैं Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसी P1 प्राइस पे डिमांड जो है वो Q2 पर है, यानी जो कंज्यूमर्स हैं वो चाह रहे हैं कि अगर ये प्राइस है तो उनकी डिमांड ज़्यादा है बनिस्बत सप्लाई की, सप्लाई Q1 पर है और डिमांड Q2 पर है, तो इसका जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मकसद क्या है कि डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम है, तो यहाँ के ये क्या चीज़ कहलाती है, इसका दूसरा वर्ड ये भी कहलाता है शॉर्टेज। मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि जब हम कहते हैं ना जी अचानक कोई मेडिसिन लेने आते जी शॉर्टेज, शॉर्ट का मकसद क्या है, डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है। ऐसी सूरत में क्या होता है आप खुद बता सकते हैं, कुछ दिन बाद आप जाएंगे तो आपको ब्लैक में मिल रही होगी या उसके प्राइस बढ़ चुके होंगे, ब्लैक में ही मिल रही होगी तो भी, यानी ब्लैक का मकसद क्या, आपको प्राइस ज़्यादा देने पड़ेंगे, और अगर वो वापसी अगर मार्केट में आएगी तो फिर अब वो प्राइस बढ़ कर आएगी। अच्छा, बिल्कुल यही सेम सिनेरियो मार्केट का है। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो सप्लायर है उसको समझ में आ जाएगा कि भाई डिमांड ज़्यादा है मेरे गुड की और मेरे पास मैं सप्लाई कम कर रहा हूँ, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसके प्राइस बढ़ाऊँ। तो प्राइस बढ़ाने से क्या होगा, जब उसके प्राइस बढ़ेंगे तो वो थोड़ी अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाएगा। लाजमी सी बात है कि जब उसके प्राइस बढ़ेंगे और लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा ही है, तो क्या होगा कि वो अपने प्राइस बढ़ाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी उसकी, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए वो अपनी थोड़ी क्वांटिटी भी और बढ़ाएगा। अब जैसे ही वो ये जब करेगा तो थोड़ा वो और ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे वो ऊपर प्राइस बढ़ा रहा होगा क्वांटिटी वो अपने हिसाब से तो बढ़ा रहा होगा, लेकिन क्योंकि जैसे कि हमने डिमांड में देखा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होने लग जाती है। तो यही होगा कि कुछ लोग जो कि नीचे वाले P1 वाले प्राइस के ऊपर डिमांड कर रहे थे, जब प्राइस बढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो हटने लग जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी यूटिलिटी जो है वो उनको इतनी नहीं मिलेगी जितने के इसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इस तरह पीछे पीछे हटते हटते डी से डिमांड वाले भी ई पॉइंट पर आ जाएंगे, और जो सी से भी जो सप्लाई वाले हैं वो भी ऊपर ऊपर जाते जाते ई पॉइंट पर आ जाएंगे। ई पॉइंट पर आके ये होगा कि एक पीई प्राइस है, यानी ये इक्विलिब्रियम प्राइस करा रहा है, इसलिए मैंने ई लिखा है इसके ऊपर। ये वो पॉइंट होगा जहाँ डिमांड और जहाँ सप्लाई बराबर हो जाएंगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गई। और ये क्यों हुआ, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ। सप्लायर ने अपनी प्राइस बढ़ाई क्योंकि उसको लगा कि प्रॉफिट ज़्यादा आने वाला है, डिमांड बहुत है मेरे, उसने ऊपर बढ़ाई, क्वांटिटी उसने अपनी तरफ से बढ़ाई। दूसरी तरफ क्या हुआ कि डिमांड जब प्राइस बढ़ने लगी तो लोग कम होने लग गए कुछ, तो उन्होंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम होने लग गई। क्वांटिटी सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड थोड़ी सी कम हुई। जब दोनों आपस के अंदर एक बढ़ा एक कम हुआ तो किसी एक पॉइंट पर पहुंच गए, और वो प्राइस जहाँ ये दोनों बराबर हो जाएं वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी जो मार्केट में प्रिवेल करेगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, और वही क्वांटिटी जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे आ रही है क्यू ई, वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, ये तो था एक्सेस डिमांड का केस। जब आप एक्सेस सप्लाई के ऊपर जाएंगे तो एक्सेस सप्लाई के ऊपर जो है आपका प्राइस P2 है। अब P2 के ऊपर क्या है,
P2 के ऊपर आप देखें यहाँ पर A और B पॉइंट, P2 जो है वो डिमांड का प्राइस है। डिमांड का अगर आप डिमांड देखें, डिमांड का कर्व, तो P2 के ऊपर डिमांड का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है A पॉइंट पे, और प्राइस P2 ही रखें और उसके ऊपर सप्लाई का कर्व देखें तो वो आपको इंटरसेक्ट कर रहा है B पॉइंट के ऊपर। तो क्या है कि देखें यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि देखें B पॉइंट जो है जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे क्वांटिटी देखें तो वो Q2 है और A के ऊपर क्वांटिटी Q1 है। इसका मकसद क्या हुआ कि दोनों में जो गैप है वो क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। इट मीन्स एक्सेस सप्लाई है, और एक्सेस सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में सरप्लस है, यानी जितना लोग डिमांड नहीं कर रहे उससे ज़्यादा सप्लाई भरी पड़ी है, चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेने वाला कोई नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में सप्लायर क्या देखेगा कि भाई मेरी गुड्स कोई नहीं खरीद रहा, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनको प्राइस अपनी सस्ती करनी पड़ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि टमाटर की प्राइस बढ़ गई है तो भाई बाइकआउट कर दो, बाइकआउट करोगे तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई पड़ी रह जाएगी, फिर वो वापस से अपनी प्राइस कम करेंगे। और ये बिल्कुल सही सिनेरियो होता है ये, क्योंकि अगर वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि स्टोर नहीं हो पाते तो उनको फिर लाजमी सी बात है अपने प्राइस कम करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा हो शायद कि अगर आप जब सुबह जाते हैं तो किसी भी ठेले पे या कहीं कोई चीज़ खरीदने, तो वो अपने प्राइस बिल्कुल ऐसे रखा होता है कि फिक्स मैं इतने में ही दूंगा। लेकिन जब ऐसे से शाम आ रही होती है, जब एंड हो रहा होता है, तो आपको पता चलता है, तो ऐसे में क्या है, जैसे आप ठेले के पास जाते हैं तो वो जब, लेकिन जब शाम का वक्त आता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके पास कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो बस चाह रहा होता है किस तरीके से मैं सारा निकाल दूँ। यानी सुबह ये भी कभी कभी देखने में आता है कि जहाँ वो 1 किलो अगर टमाटर जो है वो 50 रुपये पे दे रहा है, तो जब शाम आती है तो वो 50 रुपये में ही 2 किलो टमाटर देने को भी तैयार होता है कि बस लेके मेरा काम, मेरा जितने भी सामान है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि क्या होता है कि अगर वो, जब उसकी डिमांड नहीं रहेगी या जब उसको लगेगा कि आपको कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो वो अपनी प्राइस कम कर देगा ताकि उसकी चीज़ें बिकें। तो इस तरीके से सप्लायर अपनी प्राइस कम करेंगे। अब जैसे ही प्राइस कम करेंगे, लाजमी सी बात है कि उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होगा प्रॉफिट कमाने का, तो वो अपनी क्वांटिटी भी कम करेंगे। तो क्वांटिटी कम करेंगे तो बी से वो ई पॉइंट की तरफ आने लगेंगे, ऐसा ऐसा प्राइस कम करते हुए। अच्छा, इसी तरीके से लेकिन जब आप P2 से डिमांड के नज़रिए से देखें, तो जैसे जैसे प्राइस कम होगी, लाजमी सी बात है वो लोग जो कि अभी अफोर्डेबल नहीं समझते थे P2 प्राइस के ऊपर लेना, वो जब PE प्राइस की तरफ बढ़ने लग जाएंगी, प्राइसेस कम होने लग जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, वो भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। इस तरीके से वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, और फिर वही सारी बात कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मार्केट के अंदर प्रीवेल हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सरप्लस और शॉर्टेज क्या होती है ये बता दूं, और साथ ही साथ कि किस तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट में अचीव होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी खुद ब खुद से। ठीक है, तो ये एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई भी आपने देख लिया। एक्सेस डिमांड उसी वक्त होगी जब प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से नीचे फिक्स होंगे या नीचे होंगे, और एक्सेस सप्लाई कब होगी, जब प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर, प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जो है वो फिक्स हुए होंगे या ऊपर होंगे, तो सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, और फिर वो इसी तरीके से मार्केट फोर्सेस उसको वापस इक्विलिब्रियम पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि मार्केट इक्विलिब्रियम की बात हमने कर ली है, हमने देख लिया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, फिर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप मुझे बताएं ताकि फिर हम उसी तरीके से इसको आगे फॉलो कर सकें। ठीक है, थैंक यू।